आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट्स। जो मेरा इस सब्जेक्ट रहेगा आपके इस वाले सेमेस्टर में वो रहेगा खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो है हम क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप जो खरीफ सीज़न में आपकी ग्रो की जाती है। फर्स्टली अगर हम मतलब जब भी किसी भी क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं तो फर्स्टली उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हमको मतलब स्टडी करना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक्स होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट बेसिक आप मतलब जैसे कि ज़ीरो लाइक यू आर स्टडिंग ज़ीरो विदाउट बेसिक। तो फर्स्टली अगर हम किसी भी क्रॉप को पढ़ रहे हैं जैसे कि तो फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ किसी भी क्रॉप का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपकी जो क्रॉप है उसको कहाँ पर मतलब कोई भी एक क्रॉप जैसे पर्टिकुलर हम कोई भी क्रॉप लें, जैसे कि आपके एरिया में अगर सोयाबीन होता है तो बिल्कुल आप सोयाबीन ले सकते हैं, उड़द या ग्रीन ग्राम, काउपी, मेज, राइस, जो भी XYZ आपके एरिया में पर्टिकुलर जो भी क्रॉप होती हो। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या आती कि फर्स्टली की ओरिजिन और हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट में जो आ रहा है आपका ओरिजिन और हिस्ट्री। ओरिजिन मतलब फर्स्ट टाइम उस क्रॉप को किस जगह पर कल्टीवेटेड किया गया, कहाँ पर फर्स्ट टाइम पर उसको ग्रो किया गया। उसके बाद उसका जो उसकी जो हिस्ट्री रहती है कि मतलब फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पर इसका जो सीड है वो कहाँ पर ग्रो हुआ, इसके बारे में किसने क्या रिसर्च किया, कहाँ कहाँ पर के मतलब जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा नई नई वेराइटीज़ डेवलप की गई। राइट, ये ओरिजिन और हिस्ट्री में गया। और जनरल इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स में आपको एक के बाद एक जो आएंगे वो बता दूंगा अभी। तो फर्स्ट जो जनरल थिंग्स में मैंने जैसे कि आपको बताई, राइस हो गया, मेज हो गया, आपका ग्रीन ग्राम हो गया। तो जनरल में क्या आता है कि फर्स्ट हम मतलब इसको फूड के लिए किस टाइप्स में हम यूज़ करते हैं या इनके क्या क्या और यूजेस हैं। जैसे ग्राउंडनट हो गया, अब ग्राउंडनट को हम क्या करते हैं फॉर द केक, एनिमल्स को फीड करने के लिए। सेकेंडरी हम एक लार्ज स्केल पर हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में प्रोडक्शन होता है किसके लिए, फॉर द हम किसके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि ऑयल के लिए ग्राउंडनट को। ठीक, वैसे ही जैसे राइस हो गया, राइस को हम बेसिकली नॉर्मल फूड में यूज़ करते हैं। बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पर बेसिकली जो मोस्टली जो फूड ईट किया जाता है वो कौन सा है, राइस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट एरिया की मैं बात करूँ जैसे कि आपके इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, 4 टाइप्स एरियाज़ की अगर हम जैसे कि बात करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट एरिया कि आपके एरिया में पर्टिकुलर राइस कितने एरिया पर ग्रो किया जाता है या हम कितना कल्टीवेटेड कर रहे हैं, वहाँ पर कितने एरिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं राइस का। सेकंड, उसके बाद हम स्टेट पर आ जाते हैं। स्टेट मीन्स पूरे राज्य में आप कितनी फार्मिंग कितने हेक्टेयर पर पर्टिकुलर उस क्रॉप की फार्मिंग हो रही है। उसके बाद नेशनल, इंडिया में मतलब इंडिया में पर्टिकुलर जैसे राइस है उसकी कितने एरिया पर फार्मिंग की जाती है। इंटरनेशनल पे टोटल ग्रोस एरिया मतलब कितना कल्टिवेटेड कर रहे हैं किसी भी क्रॉप को, उसका एरिया, हमारा इंडिया कितना ग्रो करता है, अदर कंट्रीज़ कितनी ग्रो करती है, वो सारी चीज़ें एरिया। उसके बाद सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका जो ईल्ड्स वगैरह है, ईल्ड्स कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी हुई, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाता है। मतलब कितना आप ग्रो कर रहे हो, कितना आप ईल्ड जो आपको मिल रही है, वो सारा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो मेन पॉइंट आता है, यहाँ से जो मेन जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी क्रॉप की, वो जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। तो फर्स्ट यहाँ से जो है क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट फैमिली किसी भी क्रॉप को पढ़ने के लिए या मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि आपकी पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप को पढ़ने के लिए फैमिली जो है, तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं। अब वो साइंटिफिक नेम क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि
एक कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करना पर्टिकुलर अदर कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के लिए, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो मतलब सब कंट्रीज़ में, तो जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, तो वो एक कॉमन कोड लैंग्वेज में चलते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक नेम वगैरह क्रॉप्स के रखे जाते हैं ताकि इसको पढ़ने में और याद करने में थोड़ा इजी वे हो। क्योंकि अगर हम लोकल नाम अगर हम यूज़ करते हैं कि जैसे कि कोई भी आपका मेज़ हो गया, तो अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में उसको कुछ भी और भी नाम बोलते हों, तो उसको अगर अदर कंट्री वाला पढ़ेगा तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो इस वजह से फैमिलीज़ साइंटिफिक नेम्स तो ये इस वजह से रखे जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्पीसीज़ पर। किसी भी क्रॉप की या जैसे कि एनिमल्स की, ह्यूमंस की और क्रॉप्स की डिफरेंट टाइप की क्या होती है, स्पीसीज़ होती है। जैसे कि मैं राइस की बात करूँ, इसमें स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ जापानिका, जावानिका और इंडिका, 3 लगभग सब स्पीसीज़ है इसकी। तो ये सारा क्या हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद 5th पॉइंट पर आता हूँ मैं, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। अब बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़, किसी भी प्लांट का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका आउटलेट जो आउट स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, या उसका इंटरनल जो पार्ट है वो कैसा, उसमें क्या क्या होता है, उसके फ्लावर्स, उसके लीव्स, उसके स्टेम, उसके रूट, शूट, कर्ल, ये सारी चीज़ें हम इसमें बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेन्स हो गया। ग्रेन्स का साइज़ क्या है, कौन से कलर का होता है और इसमें कितनी लेयर्स वगैरह है, ये सारा जो माइनर है वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूँ, आपका 6 क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। बेसिकली जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि खरीफ क्रॉप के स्टडी कर रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है कि, या पर्टिकुलर हम अगर किसी सीज़न की बात करें तो सीज़न वाइज टेम्परेचर, पर्टिकुलर आप जितनी भी क्रॉप्स लगा रहे हो उनके लिए लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जितनी भी आप डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाओगे उनके लिए टेम्परेचर, क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू योर लोकल एरिया, मतलब आपके जो लोकल रीजन है जहाँ पर आप रहते हो उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उसके लिए कैसा क्लाइमेट रिक्वायर है। तो जब भी आप मतलब जैसे अभी हम खरीफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आपको जनरल चीज़ ध्यान रखनी कि टेम्परेचर और जो क्लाइमेट है वो रिक्वायरमेंट लगभग जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती है उसके लिए लगभग सेम ही होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि चाहे हम खरीफ सीज़न की बात करें चाहे रबी सीज़न की बात करें, क्योंकि एक ही फील्ड में अगर हम 3 टाइप्स की अगर क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया और ग्रीन ग्राम हो गया, तो इनके लिए स्पेसिफिक जितने भी टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो लगभग क्या है, सेम ही है। अगर मैं नॉर्मल लोकल सीज वाली की बात करूँ, यहाँ पर अगर हम किसी भी फील्ड में एक हेक्टेयर फील्ड में को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वहाँ पर एक पार्ट में ग्रीन ग्राम, एक पार्ट में ब्लैक ग्राम और एक पार्ट में सोयाबीन, तो इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है और जो आपकी टेम्परेचर है वो लगभग क्या रहेगा तो सबके लिए एक जैसा ही। बट क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में जैसे रेनी सीजन है, तो रेन में जो आपका ग्रीन ग्राम होता है वो क्या होता है, थोड़ा वाटर लॉगिंग कैपेसिटी उसकी, मतलब अगर सोइल की ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उसकी जो रूट्स वगैरह वो क्या हो जाएगी, गल जाएगी। तो मतलब ज़्यादा इसको ये एक्सेप्ट नहीं, ज़्यादा रेनी को, ज़्यादा मॉइस्चर को ये एक्सेप्ट नहीं करती है। वैसे ही सोयाबीन है, वैसे ही राइस है। राइस में अब अगर आप चले जाओ तो कितनी भी बारिश हो तो उससे ज़्यादा लगभग आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और इसकी रिक्वायरमेंट की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट, सोइल। अब सोइल की अगर हम बात करते हैं तो सोइल में बेसिक चीज़ क्या है कि सबसे पहले 8% टाइम की जो सबसे ज़्यादा नीड है वो ये है कि आप सोइल टेस्टिंग करवाओ सबसे पहले, बिना जाने, मतलब बिना अगर आप सॉइल टेस्टिंग करो तो सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाते हो तो जितने उसमें फर्टिलाइज़र्स, जितने न्यूट्रिएंट्स की जो भी डिफिशियंसी आ रही है वो हम बिना देखे हम बता नहीं सकते। जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं फिर उसके बाद क्या होते हैं, सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो जब हम उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको रिकवर करने के लिए फर्टिलाइज़र्स डालते भी हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सॉइल वाले केस में फर्स्ट हम सॉइल टेस्टिंग करवाएं। उसके बाद कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स लाइक आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से विटामिन्स इसेंशियल होते हैं, वैसे ही सॉइल्स को क्या होते हैं, इनको भी मिनरल्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छा प्लांट या अच्छा पौधा बनाने के लिए सब प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वाले। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी जो लोकल उस रीजन में जो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, मतलब आपके रीजन के अकॉर्डिंग आपकी सॉइल में कौन सी क्रॉप सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्रॉप ग्रो करना है। अब जैसे कि सीसम मतलब तिल जो होता है वो लगभग आपकी जो सैंडी लोमी सॉइल्स होती है उसमें बेस्ट होता है, और उसको अगर हम ब्लैक सॉइल्स में अगर हम ग्रो करेंगे या और दूसरी सॉइल में ग्रो करेंगे तो मतलब वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है उसके प्रोडक्शन पर। क्योंकि ये जो सीज़न में आपका तिल है, ये क्या होता है कि इसकी वाटर की जो कैपेसिटी है, इसको अगर ज़्यादा पानी अगर हम मिल जाता है तो ये भी जो मैंने पहले बताया था ग्रीन ग्राम, जैसे कि उसके रूट्स वगैरह गल जाते हैं, तो ऐसी सेम कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई हो जाती है। 7 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, वेराइटीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेराइटीज़ में क्या है कि आपके जैसे कि लोकल रीजन में कौन सी वेराइटी अच्छी ग्रो कर रही है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी नई वेराइटीज़ डेवलप करती है या कोई भी सीड कॉर्पोरेशन जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है या चंबल फर्टिलाइजर्स है, मतलब जितनी भी सीड्स डेवलप करने वाली या जो भी साइंटिस्ट है, जो भी ब्रीडर्स हैं, वो नए सीड डेवलप करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ क्या देखना है आपको कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग उसके जो डाटाज हैं, जो क्लाइमेट कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जिस टाइप की सॉइल के रिक्वायरमेंट्स है, जिस क्लाइमेट के रिक्वायरमेंट है, वो आपके एरिया में है या नहीं है। तो सबसे पहले जब भी वैरायटी हम किसी भी क्रॉप के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहली चीज़ यही नोटिस करनी है कि ये वैरायटी मेरे एरिया, मेरी रीजन के लिए बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक, उसके बाद एट पॉइंट मेथड ऑफ सोइंग। इसके पहले फील्ड प्रिपरेशन वाला पॉइंट ले लेते हैं, फील्ड प्रिपरेशन, क्योंकि सबसे ये सब हम देखने के बाद फर्स्टली क्या करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन करेंगे। फील्ड प्रिपरेशन मीन्स आप क्या कर रहे हो, टिल ऑफ योर सॉइल, आप सॉइल का क्या कर रहे हो, कल्टिवेशन कर रहे हो। मेनली जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, इट्स मीन्स कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, पर्टिकुलर यही डेफिनेशन बोलने में आती है। तो फील्ड प्रिपरेशन मतलब आप प्लाविंग करोगे, उसके बाद हैरोइंग करोगे, मतलब आपको जो आपकी जो सॉइल्स है वो क्या होता है कि जैसे कि जो अभी समर सीजन जो आपका निकला, इसमें भी क्या करना पड़ता है आपको, लगभग 1-2 बार डीप प्लाविंग करनी पड़ती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो जितने भी डिजीज़ और इंसेक्ट्स के जो लार्वाज होते हैं या फिर जितने भी वीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर हम समर वाले सीज़न में डीप प्लाविंग करते हैं तो जो लोअर लेयर होती है वो कहाँ आ जाती है, अपर वाले हिस्से पर। जब अपर वाली लेयर पर वो आ जाती है तो आप जानते हो समर वाले सीज़न में लगभग टेम्परेचर जो 45 to 50 डिग्री के बिटवीन रहता है। तो उस हाई टेम्परेचर कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है कि जितने भी लार्वाज होते हैं, जितने भी डिजीज़ या जितने भी आपके इंसेक्ट को डेवलप करने वाले बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर में किल हो जाते हैं। तो उसके बाद ये तो क्या हो गया आपका फील्ड प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद 12 पॉइंट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ आपसे, मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग डिफरेंट टाइप, वैसे जनरली तो ज़्यादातर क्रॉप में तो एक ही होता है, सीड फर्टिकम ड्रिल हम यूज़ करते हैं कि चलो हमने डायरेक्ट सीड ड्रिल में डाल दिया और नॉर्मल ट्रैक्टर की हेल्प से डायरेक्ट आपने ग्रो कर दिया। और बाकी जैसे मैं बात करूँ राइस में क्या करते हैं बहुत सारे आजकल फार्मर्स, पहले भी या अभी भी,
पहले वो क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ फार्मर्स DSR मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सोइंग मेथड यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर तो नर्सरी में पहले डेवलप करते हैं प्लांट्स को राइस के, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये आपका मेथड ऑफ सोइंग्स हो गया। ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ब्रॉडकास्टिंग मतलब आप हाथ से क्या करोगे, अपने सीड्स को ब्रॉड कर दोगे। उसके बाद एक जो ट्रैक्टर्स है उससे बिल्कुल एकदम फाइन लेयर ऑफ सॉइल उसको क्या कर देते हो, आप चढ़ा देते हो ऊपर से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ, इसमें आया क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स के सीज़न में डिफरेंट टाइप्स की आपको क्रॉप क्या करनी है, ग्रो करनी है बेसिकली। जैसे कि जिससे आपके एक जो क्रॉप्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रहे, और प्रॉपर वे में वाइल वी आर डूइंग क्रॉप रोटेशन। हमारा जो मेन रीज़न होता है क्रॉप रोटेशन के लिए वो होता है कि जो सॉइल्स को डिफरेंट टाइप्स के क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट मिल जाए, जो मेन बेसिकली रीज़न होता है फर्स्ट। सेकंड, वीड्स। जब भी हम रेगुलर एक क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं, जैसे मान लो हम सोयाबीन को हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बहुत लगभग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, लगभग 5 ईयर हम क्या करें, ग्रो किया हमने। तो उसमें बढ़ने वाली जो इंसेक्ट्स हैं, उसमें बढ़ने वाली जो डिजीज़ है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लेगी। उनकी रेसिस्टेंस जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अभी 8% टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आपने मोथा वीड्स का नाम सुना है। तो ये नॉर्मल, अगर आप कोई भी हर्बिसाइड्स यूज़ लेते हैं उसको किल करने के लिए, तो ये जनरली किल हो ही नहीं रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि आप क्रॉप रोटेशन यूज़ नहीं करते हो। जब आप क्रॉप रोटेशन यूज़ नहीं करते हो तो जो आपकी क्रॉप है मान लो सोयाबीन, तो सोयाबीन में जो मोथा जो ग्रो होता है, तो वो अपने आप में क्या कर लेता है, एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है कि आप कोई सा भी हर्बिसाइड यूज़ करो वो उस पर असर होने वाला नहीं है। तो इसलिए तो 2-3 जो रीजंस हैं, फर्स्ट क्रॉप रोटेशन का डिफरेंट टाइप्स के क्या मिल जाएंगे आपको, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के आपके फर्टिलाइजर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिजीज़ कंट्रोल करने में, इंसेक्ट को कंट्रोल करने में ये क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स। जब भी आप कोई भी ग्रो कर रहे हो तो लगभग 1.5 ईयर में आप क्या करो, FIM वर्मी कंपोस्ट या जो भी मतलब आप नॉर्मल काउ डंग से आप क्या कर रहे हो कि जो FIM मेन्योर्स है उसको क्या करो, रेडी करो, और अपने फील्ड्स में लगभग 1 से 1.5 साल के अंतर में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको हर सीज़न में अप्लाई करना है। FIM या मेन्योर्स वर्मी कंपोस्ट, इनमें एक सिस्टम होता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हो अपने फील्ड के लिए, तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है कि अपना ये जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है जो उसकी, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि ये जो है कि इफ़ेक्ट हैंड टू हैंड मतलब इंस्टेंट इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। ये क्या होता है कि जैसे कि आपका सीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड सीज़न लगभग 4 सीज़न तक जितना टाइम जाता जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम आता जाएगा क्रॉप के लिए, उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट ये धीरे धीरे अपने से क्या करता है, ब्रेक करता है। तो FIM। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि जैसे कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड वाला फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, तो वो किसी भी एक क्रॉप को पर्टिकुलर एक छोटे से समय के लिए, मान लो कि एक सीज़न के लिए आपको क्या करेगा, वो जो भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी या जो भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी उसको क्या कर देगा, दूर कर देगा। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट वाली क्रॉप में फिर यूज़ करना है। तो मतलब बार बार से आपको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। अब अगर आप FIM और वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि वो अपने जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, और परमानेंट आपके जो सोइल कार्बन है उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही आपके सोइल का कार्बन, जो मेन सोइल्स में होता है वो होता है कार्बन, अगर आपकी सोइल का कार्बन अच्छा है तो जितनी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। और सेकेंड चीज़, इसमें मेथड्स आप कौन कौन से टाइप्स से, आजकल क्या हो गया है कि जो फर्टिलाइज़र्स हो गए वो लिक्विड में भी आने लग गए, ग्रेनुअल्स तो पहले से आते ही हैं,
तो आप कौन सा वाला मेथड्स यूज़ कर रहे हो। अगर आप इरिगेशन चैनल में लिक्विड वाला, अगर जैसे कि इस वाले सीज़न में तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट ही करते हैं हाथ से, छिटकवा विधि जो जिसको बोलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं, जैसे अगर रबी सीज़न की बात करें तो हम ट्रेंच जो अपनी जो इरिगेशन के जो चैनल्स होते हैं उसमें क्या कर देते हैं, एक सॉल्यूशन बनाकर किसी भी टैंक में उसमें धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप जो छोटी जो ड्रिप सिस्टम होता है उसको आप आपकी जो ड्रेन है जिससे आप इरिगेशन चैनल जिसको आप बोलते हैं उसमें चला दो उसको, तो बूंद बूंद करके वो क्या होता जाएगा आपकी सारी क्रॉप्स में जहाँ जहाँ आप इरिगेटेड करोगे तो उसको क्रॉप्स को इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल की मैं बात करूँ कि फर्टिलाइजर्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल की ज़रूरत होती है। तो शेड्यूल मीन्स आपको कब क्या करना है, अप्लाई करना है किसी चीज़ के लिए, कोई कौन सा फर्टिलाइजर्स आप कब यूज़ कर रहे हो, उसका आपकी क्रॉप्स को कब इसकी ज़रूरत है, कब इसकी नीड्स है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्रॉप नीड्स आपको क्या करना है, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है। अगर आप विदाउट एनी शेड्यूल आप अगर यूज़ करते हो तो उसका कोई मीन्स नहीं रह जाता है। अगर आपको जैसे कि भूख नहीं फिर भी अगर आपको खाना खिलाओ तो वो वाली बात हो जाएगी। वैसे ही क्रॉप्स को क्या है, जब उसको जिस भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या न्यूट्रिएंट की जिसकी भी नीड होगी तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सिम्टम्स जहाँ तक वो कोशिश करो कि ऐसे सिम्टम्स आए नहीं कि आपको मतलब क्रॉप ग्रो करने के बाद आपको इन सब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़े। बेसिकली आप ऐसी सॉइल्स या ऐसा सॉइल कार्बन प्रिपेयर करो कि जिससे कि आपको ये जितने भी फर्टिलाइजर्स जो आप आफ्टर द ग्रोइंग ऑफ योर क्रॉप्स इसके बाद जब भी आप डोजेज देते हो डिफरेंट टाइम्स में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ वो आता है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट अभी जैसे कि खरीफ वाले सीज़न में तो बेसिकली सिर्फ कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम राइस की मान लो हम क्या कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, सिर्फ उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। और बाकी हो सकता है कि जैसे किसी रीजन्स से या किसी और अन्य अदर एरियाज़ में क्या होता है कि जहाँ पर मान लो बारिश नहीं हो, थोड़ा बहुत भी अगर उनके पास वाटर अवेलेबल है वो इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो जनरली खरीफ वाले सीज़न में इरिगेशन शेड्यूल को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जितना पानी आएगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और जितना अगर मान लो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो उसको क्या करो आप, ड्रेन कर दो। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाओ आप कि आपका जो फील्ड में वाटर होल्ड ना हो पाए, उससे रूट्स वगैरह और जितने भी रूट्स वाली डिजीज़ है उसको होने का या इंक्रीज़ होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर। तो वाटर मैनेजमेंट तो ये इतना सा रहेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, डिजीज़ जो बेसिकली अगर कोई भी क्रॉप में डिजीज़ होती है, जैसे कि कोई भी डिजीज़ अगर हुई तो वो आपका जो होने वाला जो प्रोडक्शन है उसको लगभग 30 to 40% वो क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो डिजीज़ सबसे मेन थिंग्स होती है, क्योंकि आपने लगभग डिजीज़ कब होती है आपकी, या तो फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर आपका क्या होता है ये डिजीज़ डेवलप होना, जब आपका फ्रूट क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, जब उसमें एक प्रॉपर शेप मतलब रस किसी भी स्टेम में किसी भी प्लांट में एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है उसका शेप इंक्रीज होता है या शेप उसमें बन जाता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, इंसेक्ट उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट कहाँ पर है, जहाँ पर उनको शेप या फिर मतलब उनको फूड नहीं मिलेगा वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आपकी क्रॉप में आपके प्लांट में शेप्स वगैरह या जो भी फूड है वो डेवलप हो गया, उसके बाद आपकी डिजीज़ इंसेक्ट वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जनरल सी चीज़ है कि जहाँ पर खाना रहेगा वहाँ पर कौन जाएगा, भूखा जाएगा, वो वाली बात है। तो ये आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे फर्स्ट बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको समर वाले सीज़न में क्या करना है, डीप प्लाविंग करो, डिफरेंट टाइप्स के आपके जो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब डिजीज़ कब अटैक करती है बेसिकली, जब भी हमारी बॉडी में या हमारे प्लांट्स में किसी भी न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स की क्या हो जाती है, इफ़िशियंसी हो जाती है। जब भी इफ़िशियंसी होते ही वो जैसे कि हम हैं तो हमारी बॉडी अगर कोई भी विटामिन या कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू की वजह से
थोड़ी वीक हो जाती है, और वीक होते ही ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे वायरल डिजीज जिसको हम बोलते हैं वो हमारे बॉडी पर अटैक हो जाता है। तो बेसिकली प्लांट्स में भी वैसा ही होता है कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर्स की अगर कमी होती है तो वो डिजीज़ और इंसेक्ट जल्दी से क्या करेंगे, अटैक करेंगे और आपकी जो क्रॉप्स है उसको लगभग सारा डैमेज कर देंगे। तो उससे आपका प्रोडक्शन और सारी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद वीड का आपको पता है ही सही, ये जनरली क्या करते हैं, या तो फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड, 3 मेथड्स हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जनरली 8% टाइम पर ओनली ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या होते हैं या मैकेनिकल और फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं। फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड की मैं बात करूँ, जैसे फिजिकल में तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथों से हमने क्या किया कि जो वीड्स है उसको क्या किया, हटा दिया फील्ड से। और मैकेनिकल बाई ट्रैक्टर से हम ट्रैक्टर से हमने क्या किया, कुछ इम्प्लीमेंट्स आते हैं वीडर जिसको हम बोलते हैं, वीडर को वीड हटाने के लिए वीडर को यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट करके ट्रैक्टर के साथ और अपने फील्ड में निकालो और जब की वीड से वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और केमिकल्स मेथड आपको पता है जैसे कि स्प्रे वगैरह कर दो किसी भी हर्बिसाइड्स का जो भी आपके क्रॉप के अकॉर्डिंग सूटेबल है, तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप ये वीड्स का कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स आपकी जो क्रॉप की मेच्योरिटी स्टेज होती है वो अप्रोक्स, मतलब हम अपने को क्या करना है, आई बाई मतलब आउट वाली साइड से बाय आई कांटेक्ट, आपको आँखों से देखना है कि आपका ग्रेन्स कितना ज़्यादा मेच्योर हो चुका है या इस कितने दिन में ये रेडी फॉर द थ्रेसिंग। आप इसको कितने दिनों के लिए या कितने दिनों बाद आप इसको थ्रेस करोगे, तो आपको वो हाथों से या आँखों से आपको देखना है। अब तो कोई भी क्रॉप होती है तो उसकी पर्टिकुलर एक मेच्योरिटी स्टेज होती है, उसके या तो आप डेज डिसाइड कर लो, डेज के अकॉर्डिंग, जैसे 110 से 120 दिन किसी भी क्रॉप की जनरल अगर मान लेते हैं हम, या 60 से, जैसे अभी खरीफ वाले सीज़न की क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है कि लगभग हम जून और जुलाई के इसमें हम क्या करते हैं, इसको सोइंग करते हैं और लगभग सितंबर और अक्टूबर लास्ट से इसकी हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो लगभग 60 डेज का जो शेड्यूल होता है इसका पूरा, तो इसमें हम लास्ट में जाके हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कर लेते हैं। इसमें भी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग में भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं पर्टिकुलरली आज के टाइम पर क्या हो गया है कि मैक्सिमम फार्मर्स कंबाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, कंपाइन जिसको हम बोलते हैं, मतलब मशीनरी डायरेक्ट, उससे क्या होता है हार्वेस्ट भी हो जाता है एंड और थ्रेसिंग भी हो जाती है। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कि मैं अगर सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम कंबाइन से या कंपाइन से जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो पार्ट्स हैं किसी भी सीड्स के वो क्या हो जाते हैं, थोड़े डबल मतलब टूट जाते हैं ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी सीड्स के। तो ये सबसे पहला आपका जो मार्केटिंग प्राइस जैसे वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब मार्केटिंग प्राइस अगर आपको अच्छी लेनी है या फिर अकॉर्डिंग टू अगर आप सीड को हार्वेस्ट कैसे करना है कि आपको अगले वाले सीज़न में किसी फार्मर्स को सेल करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ सीड, मतलब आपको क्या करना है, सीड तैयार करना है, तो आप किससे, थ्रेसर से आपको क्या करना है, आप हार्वेस्ट करो उसको, थ्रेसिंग करो। तो ये हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की होगी बात। लास्ट में ईल्ड जितनी भी होती है पर्टिकुलर क्रॉप्स की वो आपको मैं बताऊंगा आने वाले अगले लेक्चर में। तो लगभग एक बार मैं सारे पॉइंट्स आपको इसमें बोल देता हूँ कि कौन कौन से आपके पॉइंट्स, लगभग 17 पॉइंट्स हैं जो जनरल्स इंट्रोडक्शन में आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जनरल थिंग्स अबाउट द क्रॉप, सेकंड पॉइंट origin and history, third point area and distribution, fourth point classification, fifth point botanical description, sixth point climatic requirement and temperature, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सोइल, उसके बाद वेराइटीज़, मेथड ऑफ सोइंग, क्रॉप रोटेशन, सीड रेट, फील्ड प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स एंड मेथड एंड शेड्यूल, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट और वीड, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग और ईल्ड्स।
तो ये आज का आपका पर्टिकुलर एक खरीफ क्रॉप का जनरल पढ़ने के लिए लेक्चर हो गया। ओके, थैंक यू।